इज़ अबाउट द एडिसन्स डिजीज़। इसमें जो कुशिंग सिंड्रोम है उसमें से 2 एससीक्यूज़ आए हुए हैं और एडिसन्स में से ज़्यादा एससीक्यूज़ आए हुए हैं। इट मीन्स कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हमने फोकस करना है, ठीक है। कुशिंग्स डिजीज़ में क्या हो रहा था, कॉर्टिसोल का लेवल एक्सेस हो रहा था और उसके हमने सारे कॉजेज़ वगैरह पढ़े थे। अब हम पढ़ने लगे हैं एडिसन्स डिजीज़, ठीक है। इसमें उसका ऑपोजिट होगा कि कॉर्टिसोल लेवल कम हो जाएगा, एल्डोस्टेरोन कम हो जाएगा, इस तरह से। तो इसी तरह देखिए एड्रिनल ग्लैंड है और उसके अंदर आपको पता है कि एड्रिनल ग्लैंड में से कॉर्टेक्स होता है और उसमें से ज़ोना ग्लोमेरुलोसा जो होता है ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज़ करता है और फेसिकुलाटा जो होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज़ करता है, ठीक है। अब जब एड्रिनल ग्लैंड जो होगा फॉर एग्जांपल वो ख़राब हो गया तो अब क्या होगा, उसकी वजह से एक तो हमारा जो है ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी रिलीज़ होना बंद हो जाएंगे, ठीक है, और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स भी रिलीज़ होना बंद हो जाएंगे, ठीक है। मतलब एल्डोस्टेरोन भी नहीं होगा, कॉर्टिसोल भी नहीं होगा। तो प्रॉब्लम जो है वो दोनों की वजह से आएगी। ये हमने एक्चुअली इसमें डिस्कस करना है, थोड़ा सा बेसिक था। फिर हम बात करते हैं एड्रिनल इनसफिशेंसी जो है, जिसको हम एडिसन्स डिजीज़ की हेडिंग में पढ़ेंगे। उसको हमने देखना है कि एड्रिनल ग्लैंड की इनसफिशेंसी हो गई है, मींस वो जो है ना बिल्कुल काम करना उसका जो है ना वो सफिशेंट नहीं है, ठीक हो गया। अब इसके कॉजेज़ क्या है, तो इसकी जो हेडिंग्स होती हैं कॉजेज़ की वो हम इस तरह से पढ़ते हैं कि प्राइमरी हो सकती है या सेकेंडरी हो सकती है या टर्शियरी हो सकती है, ठीक है, जिस तरह से हमने कुशिंग्स का पढ़ा था। प्राइमरी में क्या होगा कि जो एड्रिनल ग्लैंड है उसके अंदर प्रॉब्लम है, ठीक है। सेकेंडरी में क्या होगा कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसमें प्रॉब्लम होगी और या फिर दूसरे कॉजेज़ होंगे जिसकी वजह से वो हो रहा होगा। और जो टर्शियरी होगा उसमें ऑब्वियसली हाइपोथैलेमस की प्रॉब्लम होगी, ठीक हो गया। तो अब प्राइमरी जो होता है ना एडिसन्स डिजीज़ जिसको हम कहते हैं, प्राइमरी जो होती है ना एड्रिनल इनसफिशिएंसी उसको हम एडिसन्स डिजीज़ कहते हैं, ठीक है। अभी जो प्राइमरी होती है एड्रिनल इनसफिशिएंसी जिसको हम एडिसन्स डिजीज़ कहते हैं, इसमें एक्चुअली जो कॉजेज़ होते हैं वो वही होंगे जो एड्रिनल ग्लैंड को ख़राब करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल इडियोपैथिक कॉज हो सकती है, मींस कि हमें कॉज का नहीं पता, लेकिन हम कह सकते हैं कि ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यूनिटी की वजह से जो है ना एड्रिनल ग्लैंड ख़राब हो गया है और उसने अपने हार्मोन्स बंद कर दिए हैं रिलीज़ करना, ठीक है। दूसरा क्या है कि कोई इन्फेक्शन की वजह से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी को पहले से टीबी थी, ये टीबी जो होती है ये डेवलपिंग वर्ल्ड्स के अंदर ज़्यादा कॉमन है, या किसी को एचआईवी एड्स हुआ था, या किसी को कोई भी ऐसी इन्फेक्शन हुआ था, फंगल इन्फेक्शन हुआ था, लाइक वी हैड अ क्रिप्टोकोकस इन्फेक्शन हुआ था, टॉक्सोप्लाज्मोसिस हुआ था, न्यूमोसिस्टाइटिस हुआ था, साइटोमेगलोवायरस इन्फेक्शन हुआ था, तो उसकी वजह से जो है वो हमारा एड्रिनल ग्लैंड ख़राब हो गया। थर्ड क्या है, आइट्रोजेनिक। आइट्रोजेनिक मींस हॉस्पिटल रिलेटेड। फॉर एग्जांपल किसी की दोनों साइड्स की हमने एड्रिनल ग्लैंड्स रिमूव कर दिए हुए हैं ऑलरेडी। फॉर एग्जांपल कुशिंग सिंड्रोम का पेशेंट था, उसका हमने ट्रीटमेंट डिस्कस किया था कि एड्रिनल एक्टमी कर देते हैं। तो बायलेटरल किसी का एड्रिनल एक्टमी हुआ होगा तो ऑब्वियसली उसके अंदर जो है एडिसन्स डिजीज़ डेवलप होगी। फिर इसके अलावा मेटास्टेटिक डिजीज़, फॉर एग्जांपल कहीं और से कैंसर जो है वो आ गया था हमारे एड्रिनल ग्लैंड में, फॉर एग्जांपल लंग कैंसर हो गया था, ब्रेस्ट कैंसर हो गया था, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। और रेयर कॉजेज़ में भी हैड लिम्फोमा, उसकी वजह से भी हो सकता है एड्रिनल इंसफिशिएंसी, या इंट्रा एड्रिनल हेमरेज की वजह से हो सकता है, या वाटर हाउस फ्रिड्रेशन सिंड्रोम जो कि एक्चुअली हमारा गोनोकोकल इन्फेक्शन की वजह से होता है। इसके अलावा वी हैव द एमाइलोडोसिस, वी हैव द हीमोक्रोमेटोसिस, उसकी वजह से भी एड्रिनल ग्लैंड जो है वो ख़राब हो जाएगा। इन शॉर्ट प्राइमरी के अंदर एड्रिनल ग्लैंड की इनसफिशिएंसी होगी, ठीक है, जिसको मेडिसन्स डिजीज़ कहते हैं। किसी भी वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, मेटास्टेसिस की वजह से, वहाँ पे कोई ऑटो इम्यूनिटी की वजह से, या आइट्रोजेनिक कॉज की वजह से, या दूसरे कॉजेज़ की वजह से ये प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। उसके बाद जो आपने इसमें याद रखना है, मोस्ट कॉमन कॉज जो वर्ल्ड वाइड हमारा एडिसन्स डिजीज़ का, दैट इज़ ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, टीबी। और वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर जो है मोस्ट कॉमन है दैट इज़ ऑटो इम्यून, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एड्रिनल इनसफिशिएंसी ओवरऑल, वो क्या है, एब्रप्ट सीसेशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थेरेपी, ठीक है। कि कोई स्टेरॉइड ले रहा था, बहुत अरसे से स्टेरॉइड ले रहा था किसी भी बीमारी की वजह से, लाइक र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए या एस्थमा के लिए स्टेरॉइड्स ले रहा था, एकदम से उसने स्टेरॉइड्स को छोड़ दिया, ठीक है। तो उसका वो जो स्टेरॉइड का एक चल रहा था उसकी बॉडी में एक सारा सिस्टम, ठीक है, वो हिल गया एकदम से ना, जिसकी वजह से उसका एड्रिनल ग्लैंड जो है ना वो बिल्कुल काम करना छोड़ दिया उसने, एड्रिनल इनसफिशिएंसी हो गई उसको। तो इट इज़ अ मोस्ट कॉमन कॉज ओवरऑल। फिर प्राइमरी के बाद जो सेकंड कॉज आता है दैट इज़ सेकेंडरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी, मींस दैट के अगर उसमें भी हम बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड, तो उसकी वजह से तो होगा ही कि पिट्यूटरी ग्लैंड ही जो है ना वो एसीटीएच रिलीज़ नहीं कर रहा, जिसकी वजह से जो है कॉर्टिसोल वगैरह रिलीज़ नहीं हो रहे। दूसरा ये है कि जो हमारा पेशेंट्स ऑन द लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड थेरेपी होते हैं, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी, ठीक है। अब ये लोग जो होते हैं ना, ये एक्चुअली एकदम से इनको कोई इलनेस होती है, कि ट्रॉमा होता है, तो उसकी वजह से फिर क्या होता है कि वो अपना कॉर्टिसोल उतना अमाउंट में रिलीज़ नहीं कर पाते,
ठीक है, बिकॉज ऑफ द क्रोनिक सप्रेशन ऑफ CRH एंड ACTH। हम बाहर से बहुत अरसे से स्टीरॉइड्स ले रहे थे, ठीक है, उसने क्या किया, उन स्टीरॉइड्स ने क्रोनिकली क्या किया कि CRH की भी सप्रेशन कर दी, ACTH की भी सप्रेशन कर दी, और वो दोनों ख़त्म हो गए बॉडी से एकदम एक किस्म के। इस वजह से, इसलिए जब भी बॉडी के अंदर फॉर एग्जांपल एकदम से कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई ट्रॉमा की स्टेट आ गई, कोई सर्जरी हुई, बॉडी जो है वो एक स्ट्रेस की स्टेट में आई, तो अब उसके पास कॉर्टिसोल नहीं है, क्योंकि CRH और ACTH नहीं है कॉर्टिसोल को रिलीज़ करने के लिए। तो इस वजह से उनके अंदर एकदम से जो है एड्रीनल क्राइसिस आ जाता है। इसको भी हम डिस्कस करेंगे क्या होता है। इसके अलावा वी हैव द टर्शियरी एड्रीनल इनसफिशिएंसी। उसका जो कॉज होता है दैट इज़ द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है उसकी वो CRH हार्मोन रिलीज़ नहीं कर रहा, ठीक हो गया। सो दीज आर द कॉजेज़ ऑफ एड्रीनल इनसफिशिएंसी। आपके पास पेपर में वो आपसे पूछते हैं व्हाट आर द 4 कॉमन कॉजेज़, आप बता दो। वो पूछ लेते हैं कि कॉजेज़ ऑफ बता दें, कॉजेज़ बता दें इसके, तो आप लिख देंगे उसको 3 हेडिंग्स में लिख देंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी आपके पास बहुत ज़्यादा आ जाते हैं जिसमें एड्रीनल ग्लैंड खराब होगा, सेकेंडरी में आपका पिट्यूटरी खराब होगा, यहाँ स्टेरॉइड्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म ले रहे हो उसकी वजह से, और टर्शियरी जो है वो हाइपोथैलेमस की वजह से, ठीक हो गया। इसके अलावा जो कॉजेज़ होते हैं वो हम एक टेबल की फॉर्म में डिस्कस कर लेंगे, वहाँ पे भी कुछ लिखे हुए हैं, वो हम जो है ना वहाँ से देखेंगे। अब आ जाते हैं हम क्लिनिकल फीचर्स पे, ठीक है। अब क्लिनिकल फीचर्स जो है वो किस तरह से आएंगे, जब भी एड्रीनल इनसफिशिएंसी होगी तो उसके अंदर से कॉर्टिसोल भी नहीं निकलेगा और जो है ना एल्डोस्टेरोन भी नहीं निकलेगा। कॉर्टिसोल नहीं निकलेगा तो उसके क्या प्रॉब्लम आएंगे, वो बिल्कुल ऑपोजिट होंगे किसके, कुशिंग्स के। क्या? GIT सिम्टम्स, इन लोगों में नोज़िया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, वेट लॉस हो रहा होता है। फिर मेंटल सिम्टम्स आ रहे होते हैं, बहुत से कंफ्यूज्ड होते हैं, साइकोसिस हो रहा होता है इनको। इसके अलावा हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है, मतलब कि हमारा जो कॉर्टिसोल होता है ना, एक तो सेरोटोनिन का लेवल जो है वो कम कर रहा होता है, लेकिन इसके अलावा ये हमारे मेंटल स्टेटस को कंसंट्रेटेड रखता है। अब जब कॉर्टिसोल नहीं होगा तो फिर ये प्रॉब्लम्स आएंगी। कॉर्टिसोल जो होता है वो हमारी बॉडी में ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा करता है। कॉर्टिसोल नहीं होगा तो पेशेंट जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया स्टेट में जाएगा। हाइपर पिगमेंटेशन, ये इसमें होती है प्राइमरी में, याद रखना है प्राइमरी या सेकेंडरी में होता है। प्राइमरी में होगा कैसे, कि प्राइमरी में क्या होता है कि जो हमारा ACTH होता है वो ज़्यादा होता है। किस तरह से? कॉर्टिसोल नहीं होगा, ठीक है, तो उसके रिज़ल्ट में जो पॉजिटिव फीडबैक जाएगी तो ACTH ज़्यादा होगा। ACTH ज़्यादा होगा तो उसके साथ जो है वो मेलानोसाइट सिक्रीटिंग हार्मोन भी ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से जो प्राइमरी एड्रीनल इनसफिशिएंसी होती है उसमें क्योंकि ACTH ज़्यादा होता है तो हाइपर पिगमेंटेशन होती है। लेकिन जो सेकेंडरी होती है उसमें याद रखना है, उसमें हाइपर पिगमेंटेशन नहीं होगी ऑब्वियसली। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसमें ACTH कम है। ACTH कम होगा तो MSH भी, मेलानोसाइट सिक्रीटिंग हार्मोन जो है वो भी कम निकलेगा, ठीक हो गया। उसके बाद आता है कि एल्डोस्टेरोन कम होने की वजह से क्या आएगा, ठीक है। एल्डोस्टेरोन हमारी बॉडी में क्या कर रहा होता है, सोडियम और वाटर की रिटेंशन कर रहा होता है, ठीक है, और पोटेशियम और हाइड्रोजन की एक्सक्रीशन कर रहा होता है, ठीक है। अब इसके ऑपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एल्डोस्टेरोन कम होगा तो जो है आपकी सोडियम वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, सोडियम बॉडी से निकल जाएगा, हाइपोनेट्रीमिया की तरफ पेशेंट जाएगा। पोटेशियम और हाइड्रोजन की एक्सक्रीशन होने की बजाय रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगी, तो क्या होगा, बॉडी में हाइपरकैलेमिया होगा और मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगी, ठीक है। सो लो एल्डोस्टेरोन विच इज़ सीन इन द प्राइमरी एड्रीनल इनसफिशिएंसी। प्राइमरी एड्रीनल में क्यों होगा, क्योंकि एड्रीनल ग्लैंड में से ही एल्डोस्टेरोन नहीं निकल रहा, ठीक है, बिकॉज एल्डोस्टेरोन डिपेंड्स ऑन द रीनल एंजियोटेंसिन सिस्टम, नॉट ACTH। ACTH जो होता है वो कॉर्टिसोल को रिलीज़ करता है, एल्डोस्टेरोन को रिलीज़ नहीं कर रहा होता। इस वजह से उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है हमारा एड्रीनल ग्लैंड फंक्शनिंग कर रहा है कि नहीं, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, सोडियम लॉस होगा, पेशेंट को हाइपोनेट्रीमिया होगा, हाइपोवोलेमिया होगा, हाइपोटेंशन की तरफ पेशेंट जाएगा, जिसकी वजह से उसका कार्डियक आउटपुट भी ड्रॉप कर जाएगा, उसकी रीनल परफ्यूजन भी नहीं होगी, उसके रीनल जो किडनी होगी हाइपोटेंशन की वजह से उसको भी ब्लड सप्लाई नहीं जाएगा। और क्या होगा, वीकनेस हो जाएगी, शॉक की तरफ पेशेंट चल जाएगा, पेशेंट बेहोश हो सकता है, हाइपोटेंशन की वजह से सिनकोपी में जा सकता है, ठीक है, जब ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी। फिर हाइपरकैलेमिया ड्यू टू रिटेंशन ऑफ पोटेशियम, ठीक हो गया। तो ये हमारे क्लिनिकल फीचर्स जो है ना वो होंगे। इसमें से जो मेजर क्लिनिकल फीचर्स आपके सिनेरियोज में आते हैं, दीज आर हाइपर पिगमेंटेशन, ये तो ज़रूर मिलेगी आपको, इनकी पिक्चर्स में मैं आपको दिखाऊंगी। और दूसरा वेट लॉस, बहुत लेथार्जिक, फटीग से ऐसे जो है ना सुस्त लोग होते हैं, इस तरह हो गए होते हैं, और पतले पतले दुबले दुबले हो जाते हैं ये लोग जो हैं एडिसन्स के, ठीक है। तो ये बात होती है जिससे आप इनको पहचानते हो कि ये एडिसन्स डिसीज़ का पेशेंट है।
ठीक है। तो ये साइड्स पे जो लिखे हुए हैं ना मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फाइंडिंग्स, इनको आप रीड कर लें। और इसके अलावा वी हैव द हाइपर पिगमेंटेशन जो होती है वो प्राइमरी में होती है, ये आपने याद रखना है। और इसके अलावा जो है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ सेकेंडरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी, जो कि लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स पे होते हैं और एकदम से छोड़ देते हैं। ठीक है। और हु हैज़ इंक्रीज नीड, मतलब इन्फेक्शन हो जाता है तो उनको जो है कॉर्टिसोल की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ठीक है, ट्रीटमेंट जो है वो इनका क्या होता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं जब तक पेशेंट ठीक नहीं हो जाते। ये साइड पे वैसे लिखा हुआ देख लें। अब ये हमारा हो गया एडिसन्स डिजीज़ के वो होता क्या है, उसके कॉजेज़ क्या हैं और उसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं। तो इसकी थोड़ी सी मैं आपको पिक्चर्स दिखा देती हूँ, फिर हम इसके डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। जी देखें, पेशेंट के आपके फेस की तरफ देखें किस तरह से जो है वो हाइपर पिगमेंटेशन हुई हुई है। और यहाँ पे भी कंपैरिजन किया जा रहा है और ये किस तरह से क्रीजेस के ऊपर, हैंड पाम के ऊपर और ये वगैरह जो है वो हाइपर पिगमेंटेड हुई हुई है स्किन। ये वाली पेशेंट भी देखें कैसे ब्लैक पिगमेंटेशन हुई है उसकी। अब हम इसके डायग्नोसिस की तरफ चलते हैं। देखें एडिसन्स डिजीज़ में जो क्या होगा, हम क्या लैब टेस्ट करवाएंगे। सबसे पहले क्या करवाएंगे, सीरम कॉर्टिसोल लेवल कर चेक करवाएंगे। तो सीरम कॉर्टिसोल लेवल, प्लाज्मा कॉर्टिसोल लेवल आपको कितना मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा या कम मिलेगा, कम मिलेगा। ठीक है। फिर आप क्या करवाओगे, ACTH लेवल करवाओगे। प्लाज्मा ACTH लेवल आपको कम मिलेगा या ज़्यादा मिलेगा, डिपेंड करता है कि वो प्राइमरी है या सेकेंडरी है। प्राइमरी में क्या मिलेगा, ACTH ज़्यादा मिलेगा, और सेकेंडरी में क्या मिलेगा, कम मिलेगा। ठीक है। तो इस तरह से आप लिखोगे। ओके, उसके बाद आ जाता है वी आर द स्टैंडर्ड ACTH टेस्ट। ठीक है। ये जो हमारा टेस्ट होता है ना, इसमें हम सिंथेटिक ACTH जो होता है वो बाहर से देते हैं। ठीक है, बाहर से पेशेंट को देते हैं ACTH। तो उसको हम, तो देखें अब जब हमने उसको बाहर से IV इन्फ्यूजन दी किसकी, ACTH की, तो अगर तो प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशेंसी होगी तो हमने प्लाज्मा कॉर्टिसोल लेवल चेक करना है। तो ACTH देने की वजह से नॉर्मल बंदे के अंदर क्या होना चाहिए, कॉर्टिसोल को क्या होना चाहिए, ACTH देने की वजह से नॉर्मल बंदे के अंदर कॉर्टिसोल को ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन जिसकी प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशेंसी है, मींस उसका एड्रिनल ग्लैंड ख़राब है, उसको हमने बाहर से दिया ACTH, तो क्या उसका कॉर्टिसोल रिलीज़ होगा एड्रिनल ग्लैंड से, क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड तो ख़राब है, वो कैसे कॉर्टिसोल को रिलीज़ करे, तो कॉर्टिसोल नहीं ज़्यादा होगा। इट मीन्स कि प्राइमरी में जो है कॉर्टिसोल जो है वो इंक्रीज़ नहीं होता। ठीक है। लेकिन सेकेंडरी में अगर हम बात करें, सेकेंडरी में क्या है कि हमारी जो पिट्यूटरी ख़राब है, ठीक है, तो उसमें जो है हम बाहर से जब ACTH देंगे तो कॉर्टिसोल फेल्स टू रिस्पॉन्ड टू ACTH इन्फ्यूजन। As in primary adrenal insufficiency, the adrenals are not used to being stimulated, so they do not respond right away. However, if the test is repeated for 4 to 5 days, the adrenals eventually respond normally. बस आपने ये बात याद रखनी है प्राइमरी की, कि हम बाहर से जब ACTH देते हैं तो कॉर्टिसोल जो होता है वो अगर कम हो जाता है, मीन्स इंक्रीज़ नहीं होता ACTH देने की वजह से, इट मीन्स कि हमारा एड्रिनल ग्लैंड ख़राब है, दैट इज़ प्राइमरी। ठीक है। और जो सेकेंडरी होगा उसमें भी कॉर्टिसोल जो है वो हमारा रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। ठीक है। फिर आता है कि जब हमें ये पता चल गया कि हमारा जो है वो पिट्यूटरी में मतलब कोई प्रॉब्लम चल रही है या हाइपोथैलेमस में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो हम क्या करेंगे, हम MRI करवाएंगे या CT करवाएंगे ब्रेन का, और उससे हमें जो है वो इमेजिंग टेस्ट से पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम चल रही है। अगर सेकेंडरी अगर जो है हमारा एड्रिनल इनसफिशिएंसी है तो फिर हम उसकी एड्रिनल ग्लैंड को देखेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है वी हैव द और भी जो डायग्नोसिस होते हैं, इसके डायग्नोसिस के साथ ही जो है हम ये वाला कर लेते हैं एलोगरिथम। ठीक है। जब भी आपको डायग्नोसिस आए ना कि आपने डायग्नोसिस करना है, तो उसके साथ आप ये वाला बना दें कि आपको लग रहा है कि एड्रिनल इनसफिशिएंसी है, तो सबसे पहले आप प्लाज्मा कॉर्टिसोल लेवल करवाओगे। अगर प्लाज्मा कॉर्टिसोल लेवल नॉर्मल मिलता है, इट मीन्स कि उसकी जो है ना आपने डायग्नोसिस गलत बनाया है, आप अपनी दूसरा कोई डायग्नोसिस बनाओ अब। लेकिन अगर आपको कॉर्टिसोल लेवल कम मिल जाता है, ठीक है, आपने देखा कि पेशेंट को हाइपर पिगमेंटेशन हुई हुई थी, पेशेंट वेट लॉस के साथ था और एड्रिनल ग्लैंड के सिम्टम्स आ रहे थे एड्रिनल इनसफिशिएंसी के, आपने कॉर्टिसोल लेवल करवाया, नॉर्मल मिला तो आपने कहा नहीं कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। लेकिन अगर वो आपको जो नॉर्मल नहीं मिला, मीन्स कम मिला है, इट मीन्स कि एड्रिनल इनसफिशिएंसी वाकई ही में है, फिर आप क्या करवाओगे, फिर आप ACTH का लेवल चेक करवाओगे पेशेंट का, एल्डोस्टेरोन का लेवल चेक करवाओगे और रेनिन का लेवल चेक करवाओगे। ठीक है। अगर ACTH का लेवल आपको ज़्यादा मिलता है, इट मीन्स कि एल्डोस्टेरोन ने पॉजिटिव फीडबैक भेजा हुआ था,
ठीक है, सॉरी इस कॉर्टिसोल कम था तो ACTH ज़्यादा हो जाएगा किसके अंदर, प्राइमरी में। ठीक है, तो प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी में आपको क्या मिलेगा, ACTH ज़्यादा मिलेगा। ठीक हो गया। और जो प्राइमरी में जो है एल्डोस्टेरोन आपको क्या मिलेगा, प्राइमरी में देखें एड्रीनल ग्लैंड ही ख़राब है तो वो एल्डोस्टेरोन कैसे रिलीज़ करेगा, तो एल्डोस्टेरोन कम मिलेगा। एल्डोस्टेरोन कम मिलेगा तो उसके रिस्पॉन्स में रेनिन जो होगा वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो प्राइमरी में आपको जो है कॉर्टिसोल कम मिलता है, ACTH आपको ज़्यादा मिलता है, रेनिन आपको जो है वो ज़्यादा मिलता है और एल्डोस्टेरोन आपको कम मिलता है। ठीक है, तो जब आपको लग रहा है कि प्राइमरी है तो फिर आपको लग रहा है कि ये जो है वो एड्रीनल ग्लैंड का इशू है, तो आप क्या करवाओगे कि जो है जो स्टैंडर्ड ACTH टेस्ट है वो आप करवाओगे, मतलब ACTH दोगे पेशेंट को, बाहर से IV इन्फ्यूजन दोगे उसकी जो है सिंथेटिक फॉर्म ACTH की, और देखोगे कि कॉर्टिसोल के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, और प्राइमरी में क्या होना चाहिए, कॉर्टिसोल को वो वो ज़्यादा नहीं होगा, तो उससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि पेशेंट का एड्रीनल ग्लैंड ख़राब है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है। फिर आपने कॉज को रूल आउट करना है कि वो TB है या क्या चीज़ है जिसने एड्रीनल ग्लैंड को ख़राब कर दिया। अब दूसरी साइड पे आ जाएं कि आपको जो है वो कॉर्टिसोल लेवल कम मिला, लेकिन आपने ACTH लेवल करवाया वो भी आपको कम मिला। आपने एल्डोस्टेरोन जो है वो आपको नॉर्मल मिला। एल्डोस्टेरोन क्यों नॉर्मल होगा सेकेंडरी में, क्योंकि हमारा जो प्रॉब्लम है वो रीनल ग्लैंड में नहीं है। ठीक है, किस में प्रॉब्लम है, पिट्यूटरी में। ठीक है, और रेनिन आपको इसमें क्या मिलेगा, अगर एल्डोस्टेरोन नॉर्मल है तो रेनिन भी नॉर्मल होगा। ठीक है, तो ये सेकेंडरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी है, मींस पिट्यूटरी का प्रॉब्लम है। जब आपको लग रहा है कि पिट्यूटरी का प्रॉब्लम है, आपको ये वाली फाइल्स मिली हैं, ये वाली चीज़ें मिली हैं, तो आप क्या करवाओगे, दूसरे पिट्यूटरी हार्मोन्स को चेक करवाओगे कि कहीं वो तो इफेक्ट नहीं हुए हुए, और फिर आप जो है वो पिट्यूटरी का MRI करवा के उसको फाइनलाइज करोगे। ठीक है, तो ये आपने जो है इस तरह से अटैम्प्ट करना है अपना क्वेश्चन। जनरल में आप क्या करवाओगे, CBC करवाओगे। CBC में आप जो है लिम्फोसाइटोसिस चेक करोगे और न्यूट्रोपीनिया चेक करोगे, यूजिनोफिलिया चेक करोगे और पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया की क्या एसोसिएशन है इसके साथ, ऑटो इम्यूनिटी की। ठीक है, फिर ब्लड यूरिया एंड इलेक्ट्रोलाइट्स करवाओगे जिसमें आपको यूरिया, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम इनका लेवल चेक करवाओगे। ब्लड शुगर लेवल चेक करवाओगे तो क्या मिलेगा, एडिसन्स में कम मिलेगा क्योंकि कोलेस्ट्रॉल कॉर्टिसोल नहीं है। फिर स्पेसिफिक टेस्ट में वी हैव द सीरम कॉर्टिसोल लेवल जो कि आपको कम मिलेगा। ACTH लेवल आप डिपेंड करता है प्राइमरी है सेकेंडरी है, प्राइमरी में आपको ACTH ज़्यादा मिलेगा, सेकेंडरी में कम मिलेगा। ठीक है, फिर आ जाता है सीरम एल्डोस्टेरोन लेवल चेक करवाओगे, रेनिन लेवल चेक करवाओगे। फिर आता है कि आपने कॉज को इस्टेब्लिश करना है, जिस तरह से आपने कुशिंग्स में कॉज को इस्टेब्लिश करवाने के लिए किया था, इसी तरह यहाँ पे भी आप कॉज को इस्टेब्लिश करवाने के लिए क्या करवाओगे, आप एंटीबॉडीज़ चेक करवाओगे। कौन सी एंटीबॉडीज़ हैं, वी हैव द एंटी एड्रीनल एंटीबॉडीज़। ठीक है, और इसके अलावा बाकी जो ऑटो इम्यूनिटी की एसोसिएशन चीज़ें होती हैं लाइक थायरॉयड एंटीजन, पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स मींस डायबिटीज़ के लिए, डायबिटीज़ टाइप 1 के लिए, गैस्ट्रिक पेराइटल सेल एंटीजन्स ये पर्नीशियस एनीमिया के लिए, और TFTs करवा लोगे कि कहीं थायरॉयड की इन्वॉल्वमेंट की वजह से तो नहीं एडिसन्स डिजीज़ हो गई, मतलब ऑटो इम्यूनिटी की के लिए हम करते हैं। फिर चेस्ट एक्सरे और अल्ट्रासाउंड करवाते हैं हम TB के लिए, ठीक है, और कैंसर के लिए, और फिर यूरिन एंड ब्लड कल्चर करवाते हैं TB के लिए, HIV का टेस्ट करवाते हैं। इसके अलावा CT MRI करवाते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि कहीं मेटास्टेटिक डिजीज़ है, मेलिग्नेंसी का इशू तो नहीं है। तो ये सारे आपके जो है वो इन्वेस्टिगेशंस आ जाती हैं इसकी। ठीक है, फिर इसका ट्रीटमेंट होता है बहुत ही ईजी। ट्रीटमेंट जो है मैं आपको इसके नेक्स्ट पार्ट से बता देती हूँ, जो है इसके जो है ट्रीटमेंट। ठीक है, बल्कि इधर से हम कर लेते हैं। अब ट्रीटमेंट जो है ना, ट्रीटमेंट सबसे पहले आता है ट्रीट द, नेक्स्ट पार्ट से ही हम करते हैं क्योंकि SCQs इसके थोड़े ज़्यादा है।